नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। और साल 2019 का आखिरी कारोबारी सत्र हल्के दबाव के साथ रहा, क्योंकि निफ्टी लगभग 80 से 90 अंक गिरकर बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस पूरे साल के परफॉर्मेंस देखेंगे तो जोरदार रिटर्न के साथ इस साल की क्लोजिंग हुई है, क्योंकि इस पूरे साल में यानी साल 2019 में निफ्टी ने 12% के रिटर्न दिए हैं और बैंक निफ्टी की ओर से 18% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। और आज इस पूरे साल के अगर आप टॉप मूवर्स देखेंगे इंडेक्स के, तो बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस ने बाजी मारी है, क्योंकि बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स रहे हैं टॉप मूवर्स। लेकिन अगर अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें तो इस साल रियल्टी इंडेक्स की ओर से 28% से ज्यादा रिटर्न आते हुए दिखे हैं। तो आज का सेशन भले ही ग्लोबल संकेतों के नाम रहा हो और इसीलिए थोड़े दबाव के साथ बंद हुआ हो, लेकिन इस पूरे साल जोरदार रिटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी की ओर से आते हुए दिखे हैं डबल डिजिट्स में। आज के सत्र की और 2020 की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। और साल 2019 का आखिरी कारोबारी सत्र दबाव के नाम रहा, क्योंकि 87 अंक गिरकर निफ्टी हुआ है बंद 12,200 के नीचे। हालांकि इस पूरे साल जो परफॉर्मेंस रही है वो जोरदार रही है और 12% के रिटर्न हमने निफ्टी की ओर से आते हुए देखे हैं। और साथ ही अगर बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस आज के आप देखेंगे तो आज के सेशन में बैंक निफ्टी का भी जो मूड था वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही था। लाल निशान में बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग हुई है, वो भी दिन के निचले स्तरों के आसपास ही। और अगर आज के सेशन के आप टॉप लूजर्स भी देखेंगे तो हमने देखा है कि जिन स्टॉक्स की ओर से पिछले कई दिनों से परफॉर्मेंस आ रही थी वो दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। टेक महिंद्रा आईटी इंडेक्स पिछले 5 सेशन से स्पेशली थोड़े दबाव में ही रहा है। टेक महिंद्रा 0.3% गिरा, रिलायंस 2% नीचे रहा। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ये मूवर्स रहे थे पिछले कुछ सत्र में। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में हावी होती हुई दिखी, जैसे कि बजाज ऑटो 2.25% नीचे रहा। आइशर मोटर्स में भी 1.5% की वीकनेस रही। इंटरेस्टिंग ये है कि टाटा मोटर्स जो लगातार चला है, कल भी ये मजबूती के साथ क्लोज हुआ था, आज भी ये हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से जरूर हल्का हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 0.5% की मजबूती के साथ इसकी हुई है क्लोजिंग। लेकिन अगर साल 2019 की आप बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स रहे हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं रिटर्न्स के हिसाब से। लेकिन आज के अगर सत्र की स्पेशली बात करें तो एक रेंज में जरूर कारोबार हो रहा था फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखा। आज की जो रेंज रही निफ्टी की वो लगभग 100 अंकों के आसपास रही। 100 अंकों के दायरे में निफ्टी आज ट्रेड करता हुआ दिखा है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहाँ भी 400 से 420 अंकों के दायरे में आज ट्रेड बना है। निफ्टी बैंक जो 200 अंक गिरकर बंद हुआ है, यहाँ भी लगभग 250 अंकों के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखा। आज जो ब्रेथ थी मार्केट की वो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर ज्यादा थी, क्योंकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो साफ तौर से रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे पहले देखिए आप निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो सिर्फ 11 शेयर से जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 39 शेयर ऐसे जो कि दबाव में रहे हैं। सेंसेक्स के भी 5 शेयर एडवांस साइड पर रहे हैं, जो डिक्लाइन साइड पर रहे वो रहे 25 स्टॉक्स। बैंक निफ्टी 3 शेयर सिर्फ बैंक निफ्टी के ऐसे जो कि हरे निशान में क्लोज हुए हैं, 9 शेयर ऐसे जो कि दबाव में बंद हुए हैं। अगर आप एनएससी बीएससी का आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखेगी, वो भी इसलिए क्योंकि मिड कैप्स में हमने रिकवरी बनते हुए देखी थी आज के सेशन में। फर्स्ट हाफ में तो इनफैक्ट एक समय में डे हाई पर भी आ चुका था, इसीलिए जो झुकाव है वो एडवांस डिक्लाइन का एडवांसेस की तरफ ज्यादा है। एनएससी में 964 शेयर जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 816 शेयर ऐसे जो कि दबाव में रहे हैं। बीएससी के भी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा रही, क्योंकि 1355 शेयर्स ऐसे जो कि एडवांसेस की तरफ रहे हैं, और अगर डिक्लाइन के साइड आप देखेंगे तो 1205 शेयर्स रहे हैं। निफ्टी एफएनडो के हालांकि आप देखिए 47 शेयर्स ही ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, वरना बाकी शेयर्स की ओर से हमने गिरावट का रुझान देखा। लगभग 97 शेयर्स ऐसे जो कि दबाव में बंद हुए हैं। अब देखिए कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था। हालांकि आज नीचे ड्रैग करने वाले स्टॉक्स का ज्यादा पड़ला भारी था, लेकिन फिर भी जिन स्टॉक्स ने थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट किया मार्केट में, उसमें एनटीपीसी 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन रहा पॉजिटिव साइड पर। कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2.5 अंकों का रहा। ओएनजीसी गेल की ओर से भी लगभग 1 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा। आप देखिए ड्रैग कौन कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से। एचडीएफसी लिमिटेड 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक की ओर से 10 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक भी
लगभग 7.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज देकर गए हैं। अब देखिए एफ&ओ के वो शेयर्स जहां पर आज हमने बायस पॉजिटिव देखा था वीक मार्केट में भी। उसमें पहला नाम पीएफसी जो कि 3% बढ़कर बंद हुआ है, दूसरा नाम है कोल इंडिया का जहां पर 0.3% की मजबूती आज के सत्र में रही। एफ&ओ के स्टॉक्स है जहां पर बाइंग हो रही थी। और दो और स्टॉक्स देखिए, एक तो एनटीपीसी और दूसरा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी हमने 2% की मजबूती आज के सेशन में देखी है। वहीं अगर आप लूजर्स की कैटेगरी देखेंगे तो पिरामल एंटरप्राइजेस, जी एंटरटेनमेंट, टेक महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, रिलायंस, ये सब नेगेटिव साइड पर रहे हैं जहां पर हमने 2 से 4% की वीकनेस आज के सेशन में हावी होती हुई देखी है। लेकिन साल 2020 का पहला कारोबारी सत्र बाजार के लिए कैसा रहेगा, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप पैसा बना सके साल के पहले दिन, इस पर अब करते हैं फोकस। हमारे साथ आज के मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटी से जय ठक्कर बने हुए हैं, साथ ही मेरे दो सहयोगी भी हैं, वरुण दुबे हैं और साथ ही यतिन मोता हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जय के पास चलते हैं। जय, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक निफ्टी पर दीजिए। एकाएक थोड़ा सा सेकंड हाफ में स्पेशली आखिरी के आधे पौने घंटे में बिकवाली थोड़ी सी हावी होती हुई दिखी है, लेकिन अब अगर कल की तैयारी करनी हो तो क्या इंडिकेशन आपको डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए मिल रही है, चार्ट्स को देखते हुए मिल रही है? क्योंकि 12,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जा रहा था, उसके नीचे तो क्लोजिंग आई है। कल के लिए लाइकली रेंज और आपकी स्ट्रैटेजी। वेरी गुड इवनिंग टू यू दीपाली। दीपाली, जहां तक आज का क्लोज देखते हैं, डेफिनेटली एक मैं कहूंगा कि बेयर्स के फेवर में ही आज का क्लोज हमें देखने मिला है। बट एक मैं पॉजिटिव चीज ये कहना चाहूंगा दीपाली, इसके साथ ही साथ कि अगर आप मंथली चार्ट देखें निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोज हमें निफ्टी दिसंबर में देखने मिला है। मंथ में, सीरीज में तो देखने मिला था, पॉजिटिव मंथली क्लोज भी आज हाथ में आया है। तो इससे फायदा ये हो गया है कि इसके जो मंथली मोमेंटम इंडिकेटर्स थे वो अब बुलिश हो गए। जो जुलाई में, दीपाली में कहूंगा कि जुलाई में सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स ने एक सेल क्रॉस ओवर दिया था, अब जाकर दिसंबर में ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद अगर ऐसा मोमेंटम में अगर बुलिश क्रॉस ओवर देखने मिलता है हमें, तो एक पॉजिटिव आउटलुक ही बनता है उससे गोइंग फॉरवर्ड। ये जो सेलिंग हमें लास्ट 2 दिन से हाई लेवल से देखने मिल रही है, कल भी इनफैक्ट हाई लेवल से सेलिंग देखने मिली और बाद में मार्केट कवर होकर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, आज भी हाई लेवल से सेलिंग देखने मिल रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म में रेंज में आ चुका है और ये रेंज नीचे की तरफ आ रही है 12,050 की दीपाली। तो 12,050 का अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता मुझे ऐसा लग रहा है डीप में बाइंग करना चाहिए निफ्टी में। और ऊपर में इमीडिएट जो टारगेट बनकर आ रहा है दीपाली निफ्टी में, वो क्लियरली 12,400 के। 12,400 इसीलिए कि अगर मैं निफ्टी के सारे टॉप्स देखता हूँ लास्ट 2 साल के और सारी अगर हाइस को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ लास्ट 2 साल के हाइस को, तो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है 12,400 का, जो गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12,400 से लेके 12,050 ये रेंज है और ये रेंज में लोअर एंड ऑफ द रेंज पे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की 12,400 के लिए। शॉर्ट टर्म जो टारगेट है निफ्टी में वो 12,400 का ही है। तो ये पोजीशनल टारगेट है, ये कल का टारगेट नहीं है, ये अगले कुछ दिनों का है जहां पर 12,050 नीचे की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 12,400 12,500 तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है और वहां पर स्ट्रैटेजी कल के लिए या फिर पोजीशनल व्यू के हिसाब से क्या होनी चाहिए? कल के लिए दीपाली मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 32,000 तक के लेवल्स पॉसिबली टेस्ट कर सकता है। 32,000 से 31,950 तक के बैंक निफ्टी में भी लेवल्स टेस्ट कर ही सकता है मार्केट में, बिकॉज ओवरऑल अगर मार्केट में कंसोलिडेशन होना है तो कुछ दिनों तक तो ये रेंज में मार्केट रहेगा। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है, बट एक बार ये कंसोलिडेशन खत्म होता है कि एक बार ये डिप खत्म होती है तो बैंक निफ्टी के टारगेट ऊपर में 32,700 के शॉर्ट टर्म में बरकरार है। सो अगर हम ये पूरा वीक देखें दीपाली, तो मुझे ये वीक में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ, नीचे की रेंज में बाइंग करनी चाहिए। जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 31,950 का है और ऊपर में कहीं ना कहीं 32,700 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और निफ्टी में 12,400 जैसे प्रॉफिट बुक करना है, ऐसे बैंक निफ्टी में 32,700 पे करना है। बेस्ट पार्ट ये हो चुका है दीपाली कि बैंक निफ्टी भी 32,200 के नीचे आ ही चुका है ऑलमोस्ट, और अब उसका जो सपोर्ट है 31,950 उसके काफी करीब आ चुका है। तो अगर 100-150 पॉइंट और नीचे आ जाता है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन। तो देखिए जय की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। बैंक निफ्टी पर भी उनका व्यू वही है जो उन्होंने निफ्टी पर दिया कि हो सकता है इन स्तरों से आपको थोड़े से और बेटर लेवल मिल जाए नीचे की तरफ एंट्री लेने के, यानी प्रोबेबली 32,000 या फिर 31,900 ये वो लेवल्स होंगे जहां पर आप खरीदारी के पोजीशंस बना सकते हैं। उस स्थिति में फिर जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो 32,700 का रहेगा और ये लेवल्स आपको मिले तो यहाँ आपको प्रॉफिट लेना है। सिमिलर स्ट्रैटेजी इन्होंने निफ्टी में बताई है। तो ये दोनों ही पोजिशनल स्ट्रैटेजीज आपके लिए रखी गई हैं जय की ओर से। लेकिन अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। अब पहले जो स्टॉक्स मूड बिगाड़ रहे हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। टेक महिंद्रा पर अपना एक आउटलुक दीजिए जय, यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आज भी ये स्टॉक दबाव के साथ ही क्लोज हुआ है
और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 2-3 हफ्तों की, तो बहुत पॉजिटिव साइड पर रही नहीं है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए दिवाली, ओवरऑल अगर आप टेक महिंद्रा की जो बात कर रही हो, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि टेक महिंद्रा में कुछ दिनों से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटलुक बन रहा है ये स्टॉक में। इनफैक्ट इसके इंडिकेटर्स में भी एक क्लियर सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, जहां तक मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ दीपाली। बट एक चीज मैं आईटी को लेकर ये बताना चाहूंगा कि आईटी, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली दीपाली, जो हिसाब से उसकी चार्ट में रीड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है दिस कैन बी वन सेक्टर ऑफ 2020 बुलिश की बात बता रहा हूँ, तेजी के लिए एक सेक्टर हो सकता है ये। अगर आप देख रहे हैं लास्ट 15 महीने से आईटी सेक्टर में ज्यादा कुछ खास मूव आया नहीं है। जनरली हमारे मार्केट में 3 जो लिक्विड इंडेक्स है जिसपे ट्रेडिंग अच्छी तरह से होती है, पहले तो निफ्टी, सेकंड इज बैंक निफ्टी, थर्ड इज फॉलोड बाय निफ्टी आईटी, जिसमें भी ट्रेडिंग अच्छा होता है। बाकी कोई निफ्टी के इंडेक्स में इतना ट्रेडिंग होता नहीं। और निफ्टी आईटी अगर मैं देख रहा हूँ तो 15 महीनों से लगभग कंसोलिडेशन से लेकर शॉर्टिंग ही रहा है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट रिसेंटली अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि आईटी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं मुझे बुलिश ही लग रहा है, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही है, ऐसा ही मानता हूं मैं। नीचे की तरफ टेक महिंद्रा में अगर मैं देखता हूं दीपाली, तो 725 का एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता 810 तक के टारगेट्स इसमें ऑन दी अपसाइड बनते हैं। और मैं अगर ये आपका प्लेटफॉर्म जो आज है उसके थ्रू मैं बताना चाहूंगा दीपाली, निफ्टी आईटी कैन बी वन ऑफ द सेक्टर ऑफ 2020, जिसके मीडियम टर्म टारगेट्स मेरे 17-17,500 के हैं। तो जय, अगर आप आईटी पर इतना बुलिश हैं साल 2020 के लिए, और कल से तो इनफैक्ट आज रात 12 बजे से तो नए साल का आगाज हो भी जाएगा, तो फिर एक स्टॉक भी बताइए। अगर इंडेक्स चलेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स भी चलेंगे। एक स्टॉक बताइए जो निवेश के हिसाब से कल लोग खरीदें आईटी में। तो निवेश की ओर से मैं कहूंगा अगर 2020 में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है अगर आईटी में, तो टीसीएस का टारगेट बन रहा है इस लेवल्स पे से, मुझे लग रहा है कि 2800 तक जाएगा 2020 में। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक दिन जब मैं कहूंगा कि 2300 का लेवल निकाल लिया दीपाली, फिर उसके बाद तो काफी बढ़िया मोमेंटम इसमें आ जाएगा। सो अगर किसी जल्दी इन्वेस्ट करना है तो टीसीएस में ही करें। दिस कैन बी वन ऑफ द स्टॉक्स फॉर 2020 एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न। 28 तो मिनिमम टारगेट लगता ही है टीसीएस में। ठीक है। अच्छा, आज हमने पावर स्टॉक्स में बाइंग देख रहे थे, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सब अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुए हैं। कोल इंडिया या फिर एनटीपीसी ये कभी कभी चलने वाले स्टॉक्स हैं। आज के मूव के बाद अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कन्विक्शन है आपका कि ये मोमेंटम कल सस्टेन करेगा, या फिर जिन्होंने पोजीशंस कैरी कर ली हैं कल ऊपर के लेवल मिले वहां पर प्रॉफिट्स ले लें? नहीं दीपाली, ये मूवमेंट काफी दिनों के बाद हमें देखने मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि दीपाली पहले ये मुझे डिफरेंस देखने मिला है दिसंबर सीरीज से जैन सीरीज में। अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखें तो लास्ट एक्सपायरी में, दिसंबर की एक्सपायरी में ये देखने मिला था कि ये जो सारे पीएसयूज है, खासकर कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी हो, गेल हो, इन सारों में जो हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है दीपाली, और एडिशन शॉर्ट्स हुए नहीं है जैन सीरीज में। वो जो हिसाब से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, वो शॉर्ट कवरिंग होने के बाद अब जो बाइंग हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग दिसंबर में ही हो चुका है। और जैन सीरीज में जो बाइंग आ रही है ये फ्रेश बाइंग लग रही है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन मुझे लग रहे हैं ये सारे स्टॉक्स में। इसके कारण से मैं कहूंगा कि दोनों ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। एनटीपीसी में कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है वो 124 का है, नीचे में सपोर्ट है 115 का। और जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज देखने मिल रही है जो मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होते नजर आ रही है। 218 तक की इमीडिएट टारगेट इसमें नजर आ रहे हैं इन वेरी नियर टर्म, और नीचे में जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 206 का है। ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है एनटीपीसी पर और साथ ही कोल इंडिया पर, दोनों पर ही व्यू जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अब बात, क्योंकि आज साल 2019 का आखिरी कारोबारी सेशन है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन सेक्टर्स की ओर से इस साल हमने अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी है, और उन स्पेसिफिक सेक्टर्स के परफॉर्मर्स और लेगार्ड्स कौन से रहे हैं। वरुण हमारे साथ मौजूद हैं इसी रिसर्च के साथ। बताइए वरुण, कौन कौन से सेक्टर्स रहे जिनकी ओर से मोमेंटम स्ट्रांग रहा है, और उन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के स्टॉक्स कौन से थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, साल 2019 दिग्गजों के लिए तो काफ़ी बेहतर रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। निफ्टी में 12%, वही सेंसेक्स में 14-14.5% के आसपास की रैली आई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा दबाव रहा है। जिन सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर था, करीब 28.5% के आसपास का उछाल यहाँ देखने मिला। और प्रेस्टीज में करीब 54%, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर थे जहाँ करीब 51% के आसपास का उछाल रहा। लेकिन एचडीएल और इमामी रियल्टी पिटते हुए नजर आए। दूसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था
एनबीएफसी या फिर बोले तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, और यहाँ करीब 25.5% के आसपास का उछाल आया। और इसमें मन्नपुरम जैसे काउंटर्स है जिनमें करीब 91% के आसपास का उछाल देखने मिला। बजाज फाइनेंस में करीब 60% के आसपास का बेहतरीन उछाल देखा गया है। लेकिन एडीएजी स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी प्रेशर में थे। रिलायंस कैपिटल देखिए 94% के आसपास की गिरावट, डीएचएफएल पूरे साल खबरों में था और यहाँ भी 90% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। तीसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, यहाँ करीब 21% के आसपास का उछाल देखने मिला। और स्टॉक जिन्होंने परफॉर्म किया है उसमें वर्लपूल और ब्लू स्टार जैसे काउंटर थे जिनमें 35 से 70% के आसपास का उछाल था। लेकिन पीसी ज्वेलर और बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे काउंटर थे जिनमें 30 से 70% के आसपास की गिरावट देखने मिली। चौथा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर, और यह बैंकिंग इंडेक्स में देखिए बैंक निफ्टी में करीब 18.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। और बैंकिंग सेक्टर में जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है उसमें आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे था करीब 50% के आसपास के रिटर्न्स के साथ। कोटक महिंद्रा में 34% के आसपास का उछाल देखने मिला। लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक और येस बैंक में देखिए खबरों के चलते पूरे साल दबाव था और करीब 75 से 80% के आसपास की गिरावट जो है वो इन दोनों काउंटर्स में देखने मिली है। तो वरुण ने जो डिटेल्स शेयर की हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और इसी रिसर्च के बेसिस पे दो सवाल हैं जय आपसे। पहला सवाल तो ये है कि अगर दिग्गजों की बात करें, फाइनेंस सेक्टर एक टॉप परफॉर्मर रहा है, बैंक्स की ओर से भी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। अब आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो अपने रिकॉर्ड लेवल्स टच कर चुके हैं, 50% का रिटर्न आ चुका है, या फिर दूसरे बैंक्स की ओर देखना चाहिए, फिर चाहे वो मिड कैप सरकारी बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो जो अभी भी अपने हाई से थोड़ा नीचे है? क्या सजेशन होगा आपका? दीपाली, जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, मैं कहूंगा देखिए बैंकिंग स्टॉक्स का आउटलुक तो मेरा पॉजिटिव है ही और गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा ही। बट मैं इसमें ये भी कहूंगा दीपाली के सरकारी बैंकों में अभी भी इतना कुछ एसबीआई को छोड़कर मैं कहूंगा इतना, या तो सेकंड स्टॉक हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, ये दो बैंक छोड़कर मुझे कोई भी ऐसी बैंक में इतनी क्लैरिटी नहीं है टेक्निकली जहां पे मैं कहूंगा इस लेवल्स पर आप निवेश करें जो आपको अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं। एसबीआई का ऐसा स्टॉक है अगर आप 4-5 साल रखे तो मुझे आई वुड नॉट बी सरप्राइज दीपाली इसको 4 डिजिट में देखने के लिए भी। इमीडिएटली अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखना है मुझे तो इस पे लगभग 370 से 380 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स। एक आध क्वार्टर अगर मैं देखूं तो जो 10% का मूवी हुआ 370 और 80 के लेवल्स अगर निकलते हैं दीपाली इसमें तो ही एक मेजर ब्रेकआउट वहां पे देखने मिलेगा। अदरवाइज अगर आप पीएसयू में देखें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़कर तो बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग ऊपर की तरफ 125 से लेके 140 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं मुझे 3 से 4 महीने के नजरिए से अगर मैं देखता हूं तो उसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न अच्छी बनी है। ये दो स्टॉक्स छोड़कर पीएसयू में और कोई भी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड और भी अच्छा करेगी ऐसा मुझे लग रहा है, जिसमें से ये एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे और भी अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक में बताना चाहूंगा कि दीपाली अगर आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में खास करके आप देखिए कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जब से तेजी आई थी लास्ट 2 साल से अगर आप देख रहे हो तो इंडसइंड बैंक में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला, बिकॉज इंडसइंड बैंक भी तो एक परफॉर्मर था ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो काफी अच्छा प्रूफ किया अपने आप को और अच्छे रिटर्न दिए। इनफैक्ट जब आईसीआईसीआई और एक्सिस चल नहीं रहे थे तब इंडसइंड बैंक चल रहा था। रिवर्स ये हुआ कि जब से आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक चल रहा है तब से इंडसइंड बैंक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दीपाली पर चार्ट देखकर के इंडसइंड बैंक भी बॉटम आउट हो रहा है। ये बैंक को भी फोकस में लेना चाहिए। नजर से बाहर चले गए बहुत लोगों के और रडार के बाहर चले गए। दिस इज द टाइम आई थिंक इंडसइंड बैंक में भी अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है 2020 में। और लगभग मैं जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बैंक से इन 2020 इज नियर अबाउट 40 to 45% ऑफ मूव फ्रॉम दी टुडेज क्लोजिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये व्यू बैंक स्टॉक्स और बैंक निफ्टी दोनों पर है। अब जय आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि कल साल का पहला दिन है और हर कोई मुनाफा घर लेकर जाना चाहता है ताकि पूरे साल उसका वैसा ही रहे। तो अब ये बताइए आपने स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं कल के लिए स्पेशली जिनमें पोजीशंस बना के पैसा बन सकता है? श्योर दिवाली, डेफिनेटली ये मैं कहूंगा कि ये रोज ही हमारी कोशिश रहती है कि जो भी स्टॉक्स हम आपके चैनल के माध्यम से बता सके ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को उनका मुनाफा हो वहाँ पे, और पूरी की पूरी कोशिश मेरी आज भी रहेगी। 2 स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूँ दीपाली उसमें से फर्स्ट है पीवीआर अगर हम देखें तो क्लियरली ये स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है, बहुत ही क्लासिक ब्रेकआउट फॉलिंग चैनल में से देखने मिला। और जो हिसाब से ये स्टॉक में उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है कि यहाँ से एक अच्छे लेवल्स हमें ऑन दी अपसाइड देखने मिल सके। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट पीवीआर में 1960 का है, इसे बाय करना चाहिए 1865 के स्टॉप लॉस के साथ। और सेकंड बाय रिकमेंडेशन मेरा जो है वो गेल इंडिया पे। गेल अथॉरिटी में मेरे को इसीलिए बाय, गैस अथॉरिटी में मुझे इसीलिए बाय अच्छा लग रहा है बिकॉज
जैसे आपने मुझे पूछा था कि एनटीपीसी हो कि कोल इंडिया हो, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग देखने मिलता है। तो साथ ही साथ मैं कहूँगा गैस अथॉरिटी में भी, गेल में भी एक अच्छा बाइंग देखने मिला है। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग जो होनी थी वो हो चुकी है दिसंबर सीरीज में, और जैन सीरीज में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दीपाली एक लॉन्ग अकोमुलेशन हो रहा है। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बनाया आरवी चार्ट्स पर, जिसमें से मैं ब्रेकआउट भी देखने मिला। सो गेल में मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो 130 के, इसे बाय करना चाहिए। 117 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये 2 रिकमेंडेशंस जय ने बताई हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको क्विकली बता देते हैं अब तक जो डिस्कशन हुआ उसके आधार पर क्या स्ट्रैटेजी आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही जय का व्यू पॉजिटिव है। पोजिशनल टारगेट्स इन्होंने दिए हैं 12,400 के टारगेट्स के लिए, पोजिशनल टारगेट्स के लिए निफ्टी में खरीदारी की सलाह है जय की ओर से। बैंक निफ्टी में भी जो पोजिशन है वो खरीदारी की तरफ बनानी है। 32,700 के टारगेट्स के लिए 31,950 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। जिन स्टॉक्स पर अब तक चर्चा हुई है उसके हिसाब से जो जय ने सुझाए हैं रणनीति के हिसाब से, उसमें पीवीआर ये इनके पिक है। खरीदारी की सलाह 1960 के टारगेट्स, 1865 का स्टॉप लॉस। गेल भी बाय करने की सलाह है, 130 का टारगेट, 117 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये रिकमेंडेशन जय की ओर से आई हैं कल के लिए। और साथ ही टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह है 810 के टारगेट के लिए, 725 का स्टॉप लॉस। एनटीपीसी बाय 124 का टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया भी बाय करे 218 के टारगेट के लिए, 206 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो सीधे चलेंगे यतिन के पास और उनसे जानेंगे कि डीलिंग रूम का हाल क्या है, वहां पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर डीलर्स बस कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक। तो 3 शेयर्स जो हम कल के सत्र में ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग साइड से, सबसे पहला जो है वो पीएफसी है। और डीलिंग रूम की माने तो यहाँ वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन दोनों ही भरपूर था आज के ट्रेडिंग सेशन में, और ये मोमेंटम डीलर्स के हिसाब से बना रहेगा आगे के सत्रों में। सबसे पहली बात यहाँ के रेटेन इंडिया पावर का जो रेजोल्यूशन हुआ, डेट रेजोल्यूशन बैंकों के साथ, वो एक पॉजिटिव है क्योंकि पीएफसी भी एक यहाँ लेंडर है, और ये मोमेंटम जो है पॉजिटिव आज की सत्र में हमको देखने मिला दोनों आरईसी और पीएफसी में, वो बना रहना चाहिए डीलर्स के हिसाब से। दूसरा जो शेयर है वेल्सपन कॉरपोरेशन, ये जो वेलकॉर्प शेयर है वहाँ हमने देखा है कि अच्छी एचएनआई वैल्यू बाइंग हो रही है। एफआई 21 की अगर आप ईपीएस की बात करें तो 20 से 22 रुपए की ईपीएस आ सकती है। शेयर बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल, और कंपनी ने ये ऐलान किया है कि जो 900 करोड़ की ग्रॉस कैश है बैलेंस शीट पे, वो शेयर होल्डर्स को उससे रिवॉर्ड किया जाएगा, और आगे चलते फ्री कैश फ्लो पे भी कंपनी का एकदम फोकस रहेगा। तो अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट की वेल्सपन कॉर्प में, और फ्यूचर अच्छा दिखता हुआ यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को लेके जो ऑयल एंड गैस में ये सप्लाई करते हैं पाइप्स, वहाँ भी अच्छी ऑर्डर बुक इनकी दिखाई दे रही है। और रेमंड वो आखिरी स्टॉक है जिस पे एचएनआईओ की वापस नज़र है। अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में देखने मिला, 5% की तेज़ी के साथ शेयर बंद हुआ, और डीलर्स की अगर माने तो एक बहुत मीडियम टर्म में बड़ा ट्रिगर होगा डीमर्जर का। इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि जो ब्रांडेड अपैरल बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा। तो ये डीमर्जर के चलते और जो ट्रेडिंग मोमेंटम बना है इसके चलते डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी अच्छा मोमेंटम अगले 3-4 सत्रों में देखने मिल सकता है। जय, आपने शुरुआत में आईटी स्टॉक्स का जिक्र किया था, और पहला शेयर जो यतिन ने मेंशन किया वो भी इन्फोसिस है। आईटी स्पेस से समय की कमी है, इसलिए संक्षेप में इन्फोसिस पर आपका व्यू क्या है? देखिए दीपाली, इन्फोसिस पे मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट तो डेफिनेटली हमें देखने मिला है। केवल एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ऊपर का जो एक बैरिश गैप है वो अगर फिल आउट हो जाता है तो इन्फोसिस में भी हमें गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे हमें मूव देखने मिलनी चाहिए। जो नियर टर्म ऊपर का बैरिश गैप है वो 747 के आसपास है, तो 747 के ऊपर अगर इन्फोसिस निकलता है तो मैं कहूंगा वहां से एक अच्छा हमें रैली 800 के पार भी देखने मिल सकता है। जब तक वो गैप पूरा फिल नहीं होता तब तक थोड़ा मैं आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन इन्फोसिस, ये थोड़ा और कंसोलिडेट शायद कर भी दे। ठीक है, चलिए, तो ये तो इन्फोसिस पर व्यू हुआ। शुक्रिया जय आपका आने के लिए शो में। साथ ही यतिन और वरुण, आप दोनों का भी शुक्रिया अपने रिसर्च लाने के लिए। चलिए, इसी के साथ मार्केट्स टुडे में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए।